हाय फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल ए हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 3 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में फ्रेंड्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज है और जो बैंक है, उन दोनों में क्या रिलेशन है, किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ग्रीन फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करनी है, यानी कि हमें पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचानी है, तो इसके लिए ग्रीन फाइनेंस क्या होता है और किस तरीके से दिया जाता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखने समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है हमारा बैंक्स एंड दी क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, हमने बहुत बार देखा है कि क्लाइमेट चेंज मतलब क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, जो वेदर होता है, जो वेदर पैटर्न होते हैं, कभी भी बारिश होती है, कभी भी सूखा पड़ जाता है, कभी भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो ये सारे जो अलग अलग ऋतु में जो होने वाले बदलाव है, तो इन सबको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का हमारे बैंकों के साथ क्या रिलेशन है, मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था कि कोई अगर किसान है, मान लीजिए कोई फार्मर है, उसने बैंक से लोन लिया है, और अगर कि उस साल अगर सूखा पड़ जाता है या बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, जिसमें उसका जो धान है, जो उपज है, वो नष्ट हो जाता है, तो अब उसकी इनकम तो जीरो हो गई ना, उसको उस साल कोई इनकम नहीं मिली, तो इस इससे में वो अपना लोन कैसे रिपे करेगा। अगर लोन रिपे नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है बैंकों को यहाँ क्रेडिट रिस्क होने वाला है। तो इस तरीके से और फिर और किस 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 तरीके से बैंकों को लॉस होता है, अपॉर्चुनिटीज होती है, किस किस तरीके से बैंक जो है क्लाइमेट रिस्क को कम करने में मदद करता है, ये सारे पॉइंट्स हम इस पर्टिकुलर पार्ट में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर इकोनॉमिक कंसर्न। हम सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज जो अब है वो बहुत बड़ा एक आर्थिक प्रॉब्लम, हमें आर्थिक इशू बन चुका है। अब वो कोई पर्यावरण रिलेटेड इशू नहीं रहा है, ठीक है, अब वो एनवायरमेंटल इशू नहीं रहा है, वो अब आर्थिक इशू बन चुका है। इवन इन द बेस्ट केस सिनेरियो द क्लाइमेट क्राइसिस वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन एवरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द कमिंग ईयर्स। अब बोल रहे हैं कि आप कितनी भी अच्छी कोशिश कर लो, लेकिन क्लाइमेट चेंज का जो रिस्क है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो इंडियन इकोनॉमी के हर एक सेक्टर पे हमें देखने को मिलेगा, है ना। हमने देखा अभी बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अभी ऐसे ही मान लीजिए कोई और एग्जांपल लेते, मान लीजिए एक कंपनी है कोई, जो खाने की चीज, कोई कोई स्वीट प्रोडक्ट बनाती है या कपड़े बनाती है, चाहे जूते बनाती हो, लेकिन वो बेचेगी किसको, है ना। बहुत सारे हमारे इंडिया में क्या है ना, हमने बहुत बार देखा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी अग्रेरियन इकोनॉमी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे जो खेती बाड़ी करते हैं, अगर मान लीजिए बाढ़ आ जाती है किसी साल या सूखा पड़ जाता है, तो जब वहां पे फार्मर की कोई इनकम ही नहीं होगी, हमारे किसान भाई लोगों की, तो उनके पास पैसे कहाँ से आएगा। और जो बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे हमने लगाई हुई है, जो कंपनी में हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो चीजें यहाँ पे बना रहे हैं, उसे खरीदेगा कौन, है ना। अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, फैक्ट्रीज भी बंद पड़ेगी, उनका भी इनकम कम हो जाएगा। यानी कि क्लाइमेट चेंज का जो निगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पे, वो हर एक सेक्टर पे हमें देखने को मिलेगा, चाहे हम कितनी भी अच्छी कोशिश कर ले, ठीक है। एज पर द प्रोजेक्शंस द इंडियन इकोनॉमी वुड फेस सब्सटेंशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस इन दी फ्यूचर। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्शन हम लोग, बहुत सारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है उन्होंने लगाए हैं, और उनका कहना है कि जो हमारे इंडियन इकोनॉमी, जो हमारे इंडिया है, वो क्या होगा कि आने वाले भविष्य में बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे इंडिया को यहाँ पे देखने पड़ेंगे, मतलब उनको उनसे सामना करना पड़ेगा। Climate change is likely to lower India's GDP by 2.8% per year by 2050, according to the World Bank। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है कि 2050 आते आते हमारे जो इंडिया की जीडीपी है, वो हर साल 2.8% से कम होती जाएगी क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट की वजह से। मतलब देखिए कितना डेंजरस इफेक्ट है इसका कि 2050 तक हमारी जीडीपी हर साल 2.8% कम होगी ना। हर साल 1% या 0.5% बढ़ाने के लिए हम लोग कितनी कोशिश करते हैं, यहाँ पे अलग अलग स्कीम लगाती है हमारी सरकार, लोगों को यहाँ पे कंसेशन देती है, या प्रोडक्शन में यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे यहाँ पे कोशिश करती है। लेकिन इतनी कोशिश हमारी जीरो हो जाएगी अगर हम लोगों ने कुछ कोशिश नहीं की क्लाइमेट रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन इन्होंने दिया है कि 2050 तक हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी है, वो 2.8% से हर साल कम होगी। The Indian banking industry has a key role to play in responding to the climate crisis, both in terms of managing the risk that climate change poses to their operations and in funding India's energy transition। अब बोल रहे हैं कि ठीक है, ये सिचुएशन तो हमने, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मतलब कि अभी ये सिचुएशन सच में है, लेकिन इस सिचुएशन को कम करने के लिए जो बैंकिंग इंडस्ट्री, जैसे कि हम वहाँ जहाँ पे काम करते हैं, तो वो एक की रोल प्ले कर सकता है, एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे निभा सकता है। किस तरीके से निभाएगा, वो क्या कर सकता है कि वो मैनेज द रिस्क दैट द क्लाइमेट चेंज पजेस टू देयर ऑपरेशंस। वो क्या कर सकता है, उनका जो डे टू डे ऑपरेशंस होता है, जैसे कि लोन देना या कहाँ कहाँ पे उनको क्रेडिट रिस्क होता है, ये देखना। तो ये ऑपरेशन में वो
जितने भी वहाँ पे उनको रिस्क दिखाई देते हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, अपने पर्यावरण से रिलेटेड, उसको वो मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी इंडिया की जो एनर्जी ट्रांजिशन है, मतलब हम जो कह रहे हैं कि 2050 आते 70 आते आते हम लोग नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे इमिशन करेंगे, मतलब कार्बन जीरो इकोनॉमी बनाएंगे। तो वो इकोनॉमी को हासिल करने के लिए यहाँ पे बैंक जो है वो मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम आगे इन डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब देखिए ना, बैंक सच में कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है कि बैंक बैंक क्या क्या कर सकता है। बैंक कर सकता है कि जो हमारे ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको यहाँ पे लोन दे सकता है ना। मतलब क्या है कि बैंक डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज के साथ जूझ नहीं सकता है ना, लेकिन बैंक इनडायरेक्टली यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, पर्यावरण को यहाँ पे हानि पहुंचा रही है, उनको अलग कुछ अलग स्ट्रेटेजीज यूज करके कि आप लोग क्या कीजिए, बैंक बोल सकता है कि आप लोग क्या कीजिए कि ग्रीन एनर्जी यूज करके प्रोडक्शन कीजिए, तब जाके हम आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे या आपका जो रीपेमेंट पीरियड है वो बढ़ा देंगे। इस तरीके से फैसिलिटीज देके वो जो इंडस्ट्रीज है उनसे वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम करवा सकते हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहे हैं कि ग्रीन फाइनेंस, थ्रू ग्रीन फाइनेंस द बैंकिंग सेक्टर कैन हेल्प इंडिया अचीव इट्स क्लाइमेट टारगेट। तो ग्रीन फाइनेंस की वजह से, ग्रीन फाइनेंस हमने देखा कि ग्रीन फाइनेंस मतलब क्या होता है, बैंक यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट को लोन देती है जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे क्या कर सकता है कि जो हमारे क्लाइमेट टारगेट से हमने देखे कि 2030 तक हम लोग क्या कर देंगे, 50% कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम कर देंगे या 2070 तक जीरो कर देंगे। तो ये सारे जो टारगेट हमने यूनाइटेड नेशन को वहाँ पे शपथ लिए कि हम लोग कम करेंगे, तो वहाँ पे ग्रीन फाइनेंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ड्यूरिंग इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मेजर इकोनॉमिक पावर हाउस, द बैंकिंग इंडस्ट्री हैज सर्व्ड एज द बैकबोन ऑफ इट्स कमर्शियल एक्टिविटीज। वही लाइन है कि जो हमने देख अभी बोला कि हमें एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनना है, हमें एक डेवलप्ड नेशन बनना है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इस रास्ते पे हमारी मदद कौन कर सकता है, बैंकिंग इंडस्ट्री, जो कि एक बैकबोन है, यानी कि एक बेस है हमारा। जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज मतलब क्या, जो इंडस्ट्री लगी हुई है उनको प्रोडक्शन करने के लिए लोन कहाँ से मिलेगा, प्रोडक्शन करना है तो फ्रेंड्स पैसे तो चाहिए ना। तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे आएंगे जब बैंक उनको लोन देगी, और यही एक बेस होता है किसी भी इकोनॉमी का जब वो डेवलप बनना चाहती है। इंडस्ट्रीज डेवलप होना बहुत जरूरी होता है। Despite the fact that the other routes of funding such as bond and equity markets have grown exponentially alongside, it remains a major source of finance for industries। अब बोल रहे हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट, मतलब हम लोगों को पता है कि जब भी कोई कंपनी कंपनी को जब प्रोडक्शन करना होता है तो उसको पैसे चाहिए। ठीक है, तो ये पैसे वो किस किस तरीके से इकट्ठा कर सकती है, वो बॉन्ड इश्यू कर सकती है। बॉन्ड बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बॉन्ड मतलब क्या होता है, जिसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, एक तरीके की सिक्योरिटीज होती है जो कंपनी इन्वेस्टर्स को देती है, और उस बॉन्ड को खरीद के इन्वेस्टर्स क्या करता है, उसके अगेंस्ट कंपनी को पैसे देता है। कभी कभी मैनेजमेंट में हिस्सा लेता भी है, कभी कभी नहीं लेता है, अलग सा चैप्टर है बॉन्ड पे। और इक्विटी मार्केट, इक्विटी मार्केट मतलब कि आपका शेयर मार्केट। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके होते हैं बॉन्ड मार्केट, शेयर मार्केट की, जिसके थ्रू कंपनीज क्या करती है, पैसा इकट्ठा करती है। लेकिन इसके अलावा एक जो मेजर सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है इंडस्ट्रीज को फाइनेंस देने के लिए, को बैंकिंग लोन है ना। बैंक से जो लोन लेते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है यहाँ पे पैसे इकट्ठे करने का। अब बोल रहे हैं इट इज क्रिटिकल फॉर बैंक्स टू सपोर्ट द कंट्रीज ट्रांजिशन टू नेट जीरो इमिशंस बाय कंटिन्यूइंग टू सपोर्ट द ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये बैंकों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो जो हमारी कंट्री का सपना है, जो टारगेट है कि हम लोग नेट जीरो इमिशन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसमें बैंक हमारी मदद करेगी, हमारी मतलब देश की मदद करेगी कि वो किस तरीके से करेगी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे सपोर्ट करेगी, यानी कि ग्रीन प्रोजेक्ट को ही यहाँ पे लोन देने में प्रेफरेंस देगी। ओके, अब आगे मतलब क्या, देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो बैंकों में लोन सोर्सिंग करते हैं, या जो भी आपका क्रेडिट डिपार्टमेंट है, उन लोगों को पता होगा कि जो आप लोग मतलब जो कभी कभी ग्रीन सॉरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को जब आप लोग लोन देते हो, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट को जैसे कि सोलर पावर प्लांट होते हैं ना, मतलब आपके सामने जब यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स प्रपोजल्स आएंगे प्रोजेक्ट्स के लिए, मान लीजिए दो कंपनी है, एक जो प्रोडक्शन करती है वो सोलर पावर को यूज करके करती है, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके करती है प्रोडक्शन, और दूसरी कंपनी है यहाँ पे जो क्या करती है, कोल यूज करती है, ऑयल यूज करती है, या पेट्रोल डीजल यूज करके वहाँ पे प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पे बैंकों के पास चॉइसेस होते हैं, बैंक क्या कर सकते हैं, बैंक यहाँ पे जो ग्रीन रिसोर्सेस यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको यहाँ पे लोन देके इनडायरेक्टली क्लाइमेट रिस्क को कम करने में अपना योगदान दे सकती है। ओके, अब आगे बोल रहे हैं अल्दो बैंक्स डू नॉट हैव डायरेक्ट रोल इन क्लाइमेट चेंज, दे डू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल एज लेंडर्स टू इंडस्ट्रीज। अब हमने देखा कि बैंक डायरेक्टली यह काम नहीं करता, बैंक क्या कर सकता है, बैंक क्या कर सकता है, बैंक यहाँ पे इनडायरेक्ट रोल यहाँ पे होता है, बैंक का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। बैंक क्या
बैंक मतलब कभी यहाँ पे आपने देखा कभी जंगल में नहीं जा सकती कोई, मतलब वहाँ पे इनडायरेक्ट रोल होता है उनका कि वो डिसाइड कर सकती है, उसके पास चॉइस होती है कि वो कहाँ कहाँ पे लोन देगा, और ये चॉइसेस एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे छोड़ते हैं हमारी इकोनॉमी पे। The Financial Services Task Force of Substantial Markets Initiative suggests a gamut of strategies on how the banking sector can support these transitions. ठीक है, तो यहाँ पे जो FSTF है, मतलब ये लॉन्ग फॉर्म याद रखिए, द फाइनेंशियल सर्विसेज टास्क फोर्स, ये एक इनिशिएटिव था सरकार द्वारा। तो यहाँ पे क्या किया कि कुछ अलग अलग यहाँ पे ऐसे स्ट्रेटेजीज दी गई बैंकों को कि जिसके जरिए अगर इन स्ट्रेटेजीज को बैंक अपनाएगा तो यहाँ पे जो हमने टारगेट है कि जो हमें ट्रांजिशन करना है नेट जीरो इमिशन की तरफ, वो हम अचीव करने में अचीव जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से दे रखे वो एक बार देख लेते। बेंचमार्किंग द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंसिंग फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। अब बेंचमार्किंग मतलब क्या होता है? बेंचमार्किंग मतलब होता है कि कोई एक चीज के साथ या कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर के साथ हम आने वाले फैक्टर को कंपेयर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने पिछले साल, जो आपका बच्चा है जो पांचवी फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता है, तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में अगर उसके 80% मार्क आए और सिक्स स्टैंडर्ड में अगर उसके 85% मार्क्स आए, तो आपने क्या किया? आपने बोला कि पिछले साल मेरे बेटे को 80%, पिछले साल से 5% जो मार्क्स है वो ज्यादा मिले, मतलब आपने बेंच मार्क किया। आपने बेंच मार्किंग पांचवी जो फिफ्थ साल के फिफ्थ स्टैंडर्ड की परसेंटेज है उसको आपने बेंचमार्क कंसिडर किया। वैसे ही जब हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट डिफाइन होते हैं, ठीक है, जैसे कि बैंक रेट हो गए, सीआरआर हो गए, एसएलआर हो गए, ये सारे किस किस रेट पे डिपेंड करके हम लोग डिसाइड, आरबीआई डिसाइड करता है, वो होता है आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो एज अ बेंचमार्क काम करती है अलग अलग सिक्योरिटीज के या अलग अलग इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए। तो ये क्या होती है, जैसे कि टी बिल्स हो गए, ठीक है, ये भी आगे हम लोग देखेंगे। यानी बेंचमार्क मतलब कि किसी एक साल की पर्टिकुलर वैल्यू को आप लोग बेस मान के यहाँ पे आगे आने वाले फैक्टर्स को वहां पे वैल्यू देते हो। तो ऐसे ही बोल रहा है कि बेंचमार्किंग करना है हमें। बेंचमार्किंग मतलब क्या? हमें क्लियर स्टैंडर्ड, है ना, हमें क्या करना है, क्लियर स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट करना है कि जब मतलब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट अगर हमारे पास, ऐसे ऐसी कंपनीज अगर हमारे पास लोन लेने के लिए आ जाएंगी जो कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है, जो कि पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचा रही है, तो वो क्वालिफाई होंगी लोन लेने के लिए। ठीक है, मतलब आप पहले से डिसाइड करोगे कि आपको लोन कौन कौन से सेक्टर में देना है या कौन कौन से प्रोजेक्ट को देना है। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, आपके पास अगर प्रोजेक्ट आएगा कि जो सोलर प्लांट प्लांट आप कोई है जो इंस्टॉल करना चाहता है, कोई है जो वाइंड फार्म इंस्टॉल करना चाहता है, कोई है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उनका, तो उसके लिए वहां पे लोन चाहिए, तो आप पहले से डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ पे लोन देना है। फिर दूसरा आता है अंडरटेकिंग द सिनेरियो एनालिसिस। है ना, सिनेरियो मतलब सिंपल से मतलब होता है एक सिचुएशन, है ना, आपको अगर सिचुएशन दी जाएगी कि मान लीजिए आपके घर में आग लग गई, तो आप क्या करोगे? ये एक सिनेरियो है कि इसमें आप लोग आप बोलोगे फिर मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मैं या जो भी आपकी पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लोगे। तो यहाँ पे बैंकों के लिए सिनेरियो मतलब क्या होता है, बैंक पहले से आने वाले 2-3 सालों में सिचुएशन कैसी होगी उसके बारे में पहले से यहाँ पे स्टडी करती है, रिसर्च करती है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने एक्शन प्लान बनाती है। मान लीजिए बैंकों ने यहाँ पे क्या किया, किसी एक किसान को, बहुत सारे एक एग्रीकल्चर बैंक है ना, एग्री कमर्शियल बैंक है मान लीजिए किसी रूरल एरिया में, तो उसने बोला कि आने वाले अगले 3 साल में चांसेस है कि सूखा पड़ने वाला है, तो जो लोन हमने फार्मर्स को दे रखे हैं अगर वो रिपे नहीं करेंगे तो हम किस तरीके से उस लोन को हम लोग रिकवर कर लेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, ये सिनेरियो एनालिसिस, मतलब आपने आपके सामने एक सिचुएशन दी गई, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने प्लान्स बनाए ताकि बैंकों को कोई लॉस ना हो। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आता है एसेसिंग द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, सिनेरियो एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल हो गया असेसिंग द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज इन सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। अब यहाँ पे बैंक क्या करेगा, जब भी कोई लोन देगा तो उसमें कौन कौन से रिस्क है, उसके साथ साथ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज भी है। रिस्क यानी कि निगेटिव इंपैक्ट होगा, अपॉर्चुनिटीज यानी कि कोई पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। तो इन सारी बातों को कंसिडर करके एसेस करेगा कि कहाँ कहाँ पे लोन देना चाहिए, कहाँ पे नहीं देना चाहिए। तो इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि रिस्क मतलब कि क्या, बैंक जब भी कोई लोन देगा ऐसी इंडस्ट्री को देने में चांसेस कम रहेंगे जो कि फ्लड प्रोन एरिया में आता है, मतलब जहाँ पे हर साल जो ये है बारिश जो है बहुत, हर साल वहां पे बाढ़ होती है। तो ऐसी सिचुएशन में लोन देना, बैंक लोन देते समय बैंक थोड़ा बहुत सोचेगा। फिर अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या होता है कि बैंक जब कोई सोलर एनर्जी पावर प्लांट आ जाता है ना, सोलर एनर्जी, तो बैंक वहां पे ज्यादा नहीं सोचेगा, बैंक वहां पे रूल्स रेगुलेशंस इजी बना के वहां पे जल्दी से जो लोन है वो अवेल कर देगा।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है फ्रेंड्स, ये जो है ना बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट, तो ये जो है हमें, ये आप इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस किस तरीके से बैंक जो है हमारी इंडिया को मदद कर सकता है नेट जीरो इमिशन के लिए। ठीक है, तो इस पे केस स्टडीज भी बन सकती है ना, जाहिर सी बात है। मान लीजिए आपको आपको एक सिचुएशन दे देंगे कि नहीं, केस स्टडी तो आगे आगे मैं बताऊंगी आपको, तो इसका रेफरेंस वहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, इट इज क्रुशियल फॉर बैंक्स, it is crucial for banks to build resilience against the impact of environmental रिस्क एज पार्ट ऑफ देयर बिजनेस एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। तो बैंकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो निगेटिव इम्पैक्ट एनवायरमेंटल रिस्क की वजह से उनके ऊपर हो रहा है, उनके बिजनेस के ऊपर हो रहा है, तो उसके लिए वो अपने आप को रेजिलियंस रखे, मतलब कि सिचुएशन कोई भी हो बैंकों को तैयार रहना है, अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना है। Besides implementing robust environmental risk management policies and processes, banks can play a key role in transition towards the environmentally sustainable economy by channelizing capital through their green financing and investment activities। अब बोल क्या रहे हैं, लाइन लंबा है लेकिन इजी मतलब है कि बिसाइड्स इम्प्लीमेंटिंग है ना, बैंकों का काम क्या है, उनको तो अपने आप को रोबस्ट बनाना है, अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। जो इन्वायरमेंटल, जो पर्यावरण से जुड़ी हुई जो रिस्क है, जो हानि है, उसके लिए मैनेजमेंट पॉलिसीज यहाँ पे बनानी है, प्रोसेसेस भी बनानी है। इस ये तो काम है ही बैंक का। साथ ही साथ बैंक का काम क्या है, बैंक का एक की रोल क्या है कि जो हमारा इंडिया का टारगेट है कि हमें एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इकोनॉमी बनना है, मतलब कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम करने वाले हैं। तो ये जो हमारा टारगेट हमने सेट कर रखा है, तो उसके लिए बैंक हमारी मदद करेगा। कैसे करेगा? चैनलाइजिंग द कैपिटल, मतलब कि लोन ऐसी एरिया में देगा जो ग्रीन है, ग्रीन फाइनेंसिंग, मतलब कि ऐसी प्रोजेक्ट को लोन देगा जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि बहुत सारी लाइन आपने ऐसे देखी होगी जिनका मीनिंग सेम ही है लेकिन लाइन घुमा फिरा के बोला है। ठीक है, ये लो लाइन मैंने मतलब जानबूझ के डिलीट इसलिए नहीं किया है क्योंकि एग्जाम में आपसे ना वही मतलब पूछते हैं। ठीक है, आपसे ऑप्शन दे देंगे कि वन लाइन क्या है, टू लाइन क्या है, दोनों का मीनिंग एक ही होगा लेकिन आपको कंफ्यूज करा देंगे लाइन घुमा के। ठीक है, वर्ड्स बदल देंगे, लाइन घुमा देंगे, लेकिन मतलब वही रखेंगे। तो एग्जाम में आपको मीनिंग पे भी ध्यान देना है। ठीक है, टाइम बहुत होता है फ्रेंड्स, मैं बहुत बार बोलती हूँ क्योंकि ना हम इतनी पढ़ाई करते हैं और जल्दबाजी में जो है अपने मार्क्स गवा के आते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। तो चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए ये पूरा जो पैराग्राफ मैंने बोला, एक दो पैराग्राफ, उसमें से सिंपल सा मतलब क्या है कि बैंकों के लिए यहाँ पे एक की मैसेज है। क्या मैसेज है? कि बैंक को क्या क्या करना है कि एनवायरमेंटल रिस्क को मैनेज करना है, अपने आप को रेजिलियंट बनाना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, और जो भी पैसे, जो भी यहाँ पे फंड है बैंक को जो भी लोन देते हैं, वो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट की तरफ यहाँ पे अलोकेट करना है। ओके, तो चलिए दूसरा पॉइंट है हमारा ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ग्रीन फाइनेंस क्या होता है? बहुत बार ग्रीन फाइनेंस और ग्रीन फाइनेंसिंग एक ही मतलब होता है कि ग्रीन फाइनेंस मतलब होता है कि आप ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट को फंडिंग करते हो, ऐसे बिजनेसेस को पैसे देते हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट पे पैसे लगाते हो जिनका हमारे पर्यावरण पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, जिनकी वजह से पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है। मतलब आप एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट को यहाँ पे लोन दे रहे हो। पैसे जो है ऐसे प्रोजेक्ट में चले जाते हैं जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारी पर्यावरण की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये लोन देने का मतलब वही है कि पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचानी है और साथ साथ क्लाइमेट चेंज के साथ हमें यहाँ पे जूझना है। मतलब कि क्या, आप यहाँ जैसे कि मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में आप लोग पैसे लगाते हो, जैसे कि सोलर हो गया, पानी से हम लोग एनर्जी क्रिएट करते हैं, हवा से करते हैं, या आप ऐसी ऐसी बिल्डिंगें होती है जो कि एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग होती है ना। कोई कोई बड़े जो बिल्डर होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जो घरों में हमें लाइट लगती है या जो भी पानी खींचने के लिए जो मोटर को लाइट लगती है, तो जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग वहां पे बनती है तो पूरा छत जो होता है ना, सोलर पावर प्लांट यहाँ पे लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? तो ऐसी मतलब कि आप एनर्जी सोलर पावर से एनर्जी यहाँ पे जनरेट कर सके। तो ऐसा क्यों, ऐसी प्रोजेक्ट अगर बैंक, ऐसे बिल्डर लोग अगर बैंकों के पास लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक वहां पे इजीली उनको लोन दे देगा। फिर बहुत सारे होते हैं जैसे कि क्लीन ट्रांसपोर्टेशन है ना, आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल से लिए या पब्लिक ट्रांजिट के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आगे यहाँ पे देखेंगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट में बैंक क्या कर सकते हैं, ग्रीन फाइनेंस कर सकता है। ग्रीन फाइनेंस इज सेंट्रल टू द ओवरऑल डिस्कशन। हमने देखा कि ग्रीन फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑफन अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट,
लेकिन क्या है ना कि ग्रीन फाइनेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो समझने से पहले हम लोग क्या क्या करते थे कि हम लोग जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे हम लोगों ने नई नई आज़ादी पाली थी, तो हमें क्या करना था, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी थी। तो हमने क्या, बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में मतलब प्रोडक्शन के लिए हमने कोल को यूज किया, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी ऐसे रिसोर्सेज, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उनको यूज किया। तो इनकी वजह से क्या हुआ कि हमारी एनवायरमेंट को यहाँ पे हानि हुई। कैसी हानि हुई कि हम लोगों ने पोल्यूशन किया, हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन किया, यानी कि पेड़ काटे, हम लोगों ने जो रिसोर्सेस है उनको इतना यूज किया उनका कि उनका जो वो डिप्लीट हो गए, मतलब कि कम हो गए। तो इसकी वजह से हमारा जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उनको यहाँ पे उसको यहाँ पे हमें हानि देखने को मिली। तो इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो वो हमें एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा के नहीं करनी है। Dwindling natural resources, degraded environment, and rampant pollution are hazardous to public health and pose challenges to the sustainable economic growth. तो बोल रहे हैं कि जो ड्विंडलिंग मतलब कि कम होना, ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्सेस है हमारे, उनके जो वहाँ पे है, जो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, तो वो यहाँ पे कम हो रहे हैं। डिग्रेडेड इन्वायरमेंट को हानि हो रही है। रैम्पेंट मतलब कि कोई कंट्रोल ही नहीं उस पर, कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन अभी हो रहा है। तो इन सारी वजह से क्या होता है, कुछ पब्लिक की हेल्थ है, हम जैसे लोगों की हेल्थ है, वो अभी यहाँ पे खराब हो रही है, जो हमारी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को एक चैलेंज है, मतलब कि उस पर एक रुकावट बन रही है। ग्रीन फाइनेंस की डेफिनेशन मैंने पहले भी बोली है कि ये क्या होता है कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट, मतलब यहाँ पे हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट को लोन देते हैं जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होते हैं, या ऐसे प्रोजेक्ट जो क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए यहाँ पे हमारी मदद कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीन फाइनेंसिंग इज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द फाइनेंशियल फ्लोज फ्रॉम, सॉरी, तो ग्रीन फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल फ्लोज फ्रॉम द बैंकिंग, माइक्रो क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक, प्राइवेट, नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। मतलब कि ग्रीन फाइनेंसिंग मतलब हम लोग यहाँ ऐसी ऐसी एरियाज में पैसे लगा देते हैं, जो बैंकों की तरफ से, माइक्रो फाइनेंस, इंश्योरेंस की तरफ से, कि जो पब्लिक, प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट सेक्टर से, मतलब ऐसी कोई भी सेक्टर हो जो प्रोजेक्ट, मतलब ऐसा कोई भी सेक्टर में प्रोजेक्ट चल रहा है जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है, तो ऐसे सेक्टर में लोन देने का काम करता है ग्रीन फाइनेंसिंग। अब बोल रहे हैं एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स। तो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो इनमें कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। हमने देखा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट मतलब वही कि जो प्रोजेक्ट, मतलब जो कंपनीज क्या करती है, ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजीज, ऐसे ऐसे प्रोसेसेस यूज करती है जिसकी वजह से पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है, ठीक है। तो मतलब कि वो कोल यूज नहीं करेंगे, वो सोलर पावर प्लांट यूज करेंगे, वो जब भी लाइट का कंजम्पशन उनका बहुत कम होगा, है ना, इस तरीके से वहाँ पे स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम हो सके। तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, द प्रोडक्शन, इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेस। तो रिन्यूएबल सोर्सेस मतलब हमें सबको पता है कि सोलर, वाइंड, बायोगैस हो गए, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने के तरीके हैं। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन दैट इन्वॉल्व लोअर ग्रीन हाउस गैस इमिशन। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट करने की सिस्टम है। आप अभी जो बहुत सारा ट्रेंड है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, फिर मेट्रो रेल सिस्टम भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके मेट्रो जो है, रेलवे जो है वहाँ पे रन होती है। तो इस तरीके से जो हम लोग प्रोजेक्ट होते हैं तो उनको बोलते हैं क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, की तो धुआं बहुत कम निकालते हैं, पोल्यूशन बहुत कम करते हैं। एनर्जी इफिशियंट प्रोजेक्ट्स, तो एनर्जी इफिशियंट प्रोजेक्ट मतलब कि जैसे मैंने बोला पहले भी कि जो ग्रीन बिल्डिंग होती है जहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगे, सोलर लगे हुए होते हैं प्लांट्स। वेस्ट मैनेजमेंट है ना, वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कि जो पानी है, जो खराब पानी है, जो कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन में से छोड़ा है, तो उसको किस तरीके से हम लोग डिस्पोज करेंगे, तो उसको किस तरीके से रिसाइकल करेंगे ना। तो रिसाइकिंग प्लांट्स होते हैं अलग अलग वेस्ट मैनेजमेंट के, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स होते हैं। उसी तरीके से होते हैं आगे की रिसाइकलिंग, इफिशिएंट डिस्पोजल एंड कन्वर्जन टू एनर्जी। वही बात है कि चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो फ्रेंड्स, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर उस इंडस्ट्रीज की प्रोसेसेस की वजह से पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है तो वो होते हैं इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स। सिंपल सा मतलब है। मोर ओवर, projects defined sustainable under the disclosure requirement for green debt securities include climate change adaptation, सस्टेनेबल वेस्ट, ठीक है। ये भी क्या है, ये अलग अलग तरीके हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल लैंड यूज, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, कि जिनकी वजह से हम लोग, ये सारे क्या है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए फ्रेंड्स, ये इसका मतलब क्या है ना कि प्रोजेक्ट डिफाइंड सस्टेनेबल अंडर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर ग्रीन डेप्ट सिक्योरिटीज। मतलब क्या, कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पैसे इकट्ठा करती है ग्रीन डेप्ट सिक्योरिटीज को यूज करके, है ना। डेप्ट सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है, बॉन्ड्स होते हैं, ग्रीन बॉन्ड्स, आपने नाम भी सुना होगा कि ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं। तो इनको
इश्यू करके जब पैसे इकट्ठा करती है तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि उनको इन्वेस्टर्स को यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को ये बात बतानी पड़ेगी क्लियरली कि वो जो पैसे उन कंपनी ने इन्वेस्टर से लिए हुए हैं वो पैसे उसने कहाँ पे यूज किए हैं, है ना। मतलब कि क्या, सस्टेनेबल जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी भी होती है कि उस पैसे को उसने किस तरीके से यूज किया है कंपनी को, वो उसको लोगों को डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे डिस्क्लोजर चाहिए होता है कि क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। अब क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन मतलब क्या होता है कि एडेप्ट करना है, एडेप्ट करना मतलब कि एक्सेप्ट करना। किसे एक्सेप्ट करेंगे हम लोग जो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लोगों को क्लाइमेट चेंज से जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है उनके साथ उनसे डील करने के लिए यहाँ पे तैयार करते हैं। मतलब कि क्या, मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बार बार बाढ़ आती रहती है, तो वहां पे एक बड़ी सी यहाँ पे वॉल लगा देंगे पहले से ही, ताकि जो फ्लड का निगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो सके। ये क्या है, ये क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन है। मतलब निगेटिव सिचुएशन आने से पहले हमने उसको एडेप्ट कर लिया है उस सिचुएशन को, और उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स बना लिए। फिर आता है सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो, जो वेस्ट है, जो कचरा है, जो कूड़ा कचरा है, उसको प्रॉपरली कलेक्ट करते हो, उस पे रिसाइकलिंग कराते हो, उसको एक सही जगह पे उसको डिस्पोज कराते हो, किसी भी पर्यावरण को कोई भी हानि ना पहुंच सके, ठीक है। फिर आता है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट वही होगा कि जो वाटर हमारे पास है, जो जो रिसोर्स है वो, तो उसको हम लोग इफिशियंटली यूज करेंगे, उसका सही तरीके से उपयोग करेंगे, उसको कंजर्व करके रखेंगे। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, जो वाटर को, खराब वाटर है उसको फेंकेंगे नहीं, उस पर ट्रीटमेंट कराएंगे अलग अलग प्लांट में। फिर आता है वाटर मैनेजमेंट में, आपने देखा होगा कि जो ड्राई एरिया होता है तो वहां पे खेती बाड़ी करने के लिए हम लोग ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं ना। ड्रिप इरिगेशन आप लोगों को पता होगा, छोटी छोटी वायर होती है ब्लैक कलर की, जिससे पौधों के एकदम जो निचला हिस्सा है वहीं पे पानी टपकता है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे, तो ये भी आपके सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये जो ड्रिप इरिगेशन है ना फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है ना, गवर्नमेंट एनकरेज करती है कि आप कम से कम पानी में यहाँ पे खेती करें। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि लैंड यूज है। सस्टेनेबल लैंड यूज मतलब कि हम लोग ज्यादा केमिकल्स यूज नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक खेती करेंगे। फिर आता है सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, मतलब कि हम लोग पेड़ कम काटेंगे, हम लोग जो फॉरेस्ट है हमको उनको प्रोटेक्ट करेंगे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे। बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन मतलब कि जो प्लांट्स है छोटे छोटे, या जो एनिमल्स है, जो ऐसी प्रजातियां है जो खत्म होने की कगार पे है, उसको बचाएंगे। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फिर ये तो हो गया आपके सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपसे एक केस स्टडी हो सकती है, ठीक है। केस स्टडी किस तरीके से हो सकती है कि आपसे पूछेंगे कि एक कस्टमर है, मिस्टर ए है, वो गया अपने बैंक में और अपने बैंक से यहाँ पे नहीं, मिस्टर ए का नहीं ले सकते क्योंकि ये पर्टिकुलर एक टाइप यहाँ पे हो जाएगा। मान लीजिए एक बैंक है, मान लीजिए बैंक ए है, तो बैंक के पास 4 प्रपोजल आए हैं लोन के। अब बैंक का लिमिट खत्म हो चुका है, जो बैंक लोन दे रही है उसका जो मतलब लिमिट है वो खत्म हो चुका है, तो बैंक अब किसी 2 पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे लोन दे सकती है। तो बैंक के सामने अगर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि एक कस्टमर है जो चाहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहता है। एक जो कस्टमर है वो चाहता है कि उसकी कोई कंट्री, सॉरी, उसकी कोई फैक्ट्री है जो कोल यूज करके यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है, तो उसके लिए यहाँ पे लोन चाहिए। और दूसरा कोई आदमी आया है जो सिंपल कार लोन चाहते हैं, कार जो है वो पेट्रोल डीजल पे चलती है। और चौथा आदमी जो आता है वो मान लीजिए उसका आप बोल सकते हैं कि उसको ग्रीन हाउस के लिए, ठीक है, ग्रीन हाउस नहीं बोल सकते कि उसका उसको अपने छत पे लगाने के लिए, मान लीजिए कि सोलर प्लांट लगाना है अपने छत पे, या अपने जो उसकी जो कुआं है उसके वहां पे उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वहां पे सोलर प्लांट लगाना है। तो इस तरीके से जब बैंकों के सामने ऑप्शन आ जाते हैं, तो इनमें से कौन से 2 एरिया में बैंक लोन बांटेगा, या इनमें से कौन से एक नहीं बोल सकते, या इनमें से कौन से एरिया में बैंक लोन बांटेगा, ताकि बैंक इनडायरेक्टली क्लाइमेट रिस्क को कम करने के लिए यहाँ पे सपोर्ट करे, ठीक है। फिर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, ये 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। फिर ऑप्शन में पूछेंगे 1 एंड 2 है, 2 एंड 4 है ना, 1 एंड 4 है, या चौथा ऑप्शन कोई भी दे देंगे, तो आप टिक करोगे 1 एंड 4। एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न यही है फ्रेंड्स, और केस स्टडी में से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं और बहुत आसान होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, केस स्टडी कभी भी आप लोग स्किप मत कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, अगर आपको लगता है कि मुझसे बनेगा तो अटेंड कीजिए, अगर नहीं लगता है तो वहीं पे छोड़ दीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहे हैं, in order to meet the financial needs for these type of project, new financial instruments such as green bonds, carbon market instruments
एंड न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ग्रीन बैंक्स एंड दी तो अलग अलग यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं यहाँ पे कि उन इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ग्रीन फाइनेंस प्रोजेक्ट है हमारे, जो प्रोजेक्ट है हमारे, तो उनको यहाँ पे पैसे देने के ये तरीके हैं। किस किस तरीके से पैसे आएंगे कि ग्रीन बॉन्ड यूज करके। तो ग्रीन बॉन्ड सबको पता है कि बॉन्ड जो होते हैं वो स्पेसिफिकली उन्हीं प्रोजेक्ट के लिए बने हुए होते हैं, इशू किए जाते हैं जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सोलर पार्क बनाना है आपको, तो उसके लिए पैसे इकट्ठा करनी है, तो आप लोग ग्रीन बॉन्ड इशू कर सकते हैं। फिर कार्बन मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो कार्बन मार्केट इंस्ट्रूमेंट का सिंपल मतलब हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि चाहे यहाँ पे कार्बन मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कार्बन टैक्स, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हमारी सरकार या कंपनीज क्या करती है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन यहाँ पे कम करने के लिए जो कार्बन इमिशन है अलग अलग फैक्ट्री से हुआ छोड़ा हुआ, उनको एक वैल्यू असाइन करती है और उस पे यहाँ पे ट्रेडिंग अलाउ करती है। ठीक है, इतना डीप में हम लोगों को नहीं जाना है कि एक ये मान लीजिए कि किसी कंपनी का जितना ज्यादा कम कार्बन इमिशन होगा उतने ज्यादा उसकी कार्बन क्रेडिट ज्यादा होगी। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे बोल रहे हैं कि द न्यू फाइनेंशियल अलग अलग होगी, ग्रीन बैंक यहाँ पे खोले गए, ग्रीन फंड खोले गए हैं, और ये सब मिलके है ना, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि दे टुगेदर कंस्टिट्यूट द ग्रीन फाइनेंस। तो ग्रीन फाइनेंस मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने बोल रखा है कि ग्रीन फाइनेंस मतलब होता है ग्रीन प्रोजेक्ट प्लस ग्रीन बॉन्ड्स प्लस कार्बन मार्केट और ग्रीन फंड, ये चारों चीजें मिलके आपका ग्रीन फाइनेंस यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट आपका खत्म होता है। एक बार हम लोग क्विक से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैंने बहुत बार बोला है कि अगर कोई आपको वीडियो में कमी लगती है या आपको लगता है कि कोई भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, तो प्लीज मुझे वैसे कमेंट सेक्शन में बताइए, वरना क्या होगा ना कि मैं जिस स्ट्रेटेजी को यूज करके यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वही आगे कंटिन्यू होगी। तो अब आप लोगों को कोई बदलाव चाहिए इसमें तो एक बार मुझे जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि हमने देखा यहाँ पे कि बैंक और क्लाइमेट चेंज में फर्क क्या होता है, मतलब सॉरी फर्क नहीं, कि कनेक्शन क्या होता है कि यहाँ पे बैंक जो है वो मेजर रोल प्ले कर सकती है क्लाइमेट चेंज को कम, क्लाइमेट रिस्क को कम करने के लिए। किस तरीके से कि बैंक डिसाइड कर सकता है कि कहाँ कहाँ पे बैंकों को लोन देना है। फिर ग्रीन फाइनेंस हमने देखा कि ऐसी एरिया में बैंक लोन देता है जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होते हैं। फिर हमने देखा कि आगे की फाइनेंशियल सर्विसेज टास्क फोर्स, तो ये क्या है, ये एक इनिशिएटिव है जिसने बैंकों को स्ट्रेटेजीज बताई अलग अलग कि किस तरीके से आप लोग क्लाइमेट रिस्क को कम करने के लिए यहाँ पे हमारी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम लोग बेंचमार्क करेंगे, मतलब हम लोग पहले से अपने स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें जो लोन है वो देना है। फिर अंडरटेकिंग द सिनेरियो एनालिसिस, मतलब एक सिचुएशन, आगे आने वाली सिचुएशन जो है उसके बारे में पहले से रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे और उसके लिए एक्शन प्लान बनाएंगे। फिर बैंकों को अलग अलग रिस्क को एसेस करना होगा, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को एसेस करना होगा और उसको कंसिडर करके यहाँ पे फाइनेंस करना होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे रूल होते हैं बैंक के। फिर हमने देखा कि ग्रीन फाइनेंस क्या होता है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो ग्रीन फाइनेंस बहुत जरूरी होता है। ग्रीन फाइनेंस मतलब होता है कि ऐसे एरियाज में, ऐसे प्रोजेक्ट में लोन देना जो एनवायरमेंटली, जो पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स कौन से है, तो इसमें एग्जांपल दिया, ये भी आप लोग पढ़ के जाइए क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा जो है वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इसके लिए आप ये पूरा पढ़ के जाइए ठीक से। ठीक है, और ये लाइन भी याद रखिए कि ग्रीन फाइनेंस मतलब होता है कि ग्रीन प्रोजेक्ट प्लस ग्रीन बॉन्ड्स प्लस कार्बन मार्केट या ग्रीन फंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पार्ट 3 खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।